जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं अशोक डबास एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेस्ट पेपर लाइव एवं ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी जो मानसिक बीमारियां होती हैं, कॉमन मानसिक बीमारियों के अंदर जो भी कॉमन साइन सिम्टम होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने अब तक की क्लासेज के अंदर पढ़ लिया है डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ इमोशन एंड मूड, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। और आज की स्पेशल क्लास के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटीज़। आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मोटर एक्टिविटीज। हमारी मोटर एक्टिविटी जो हैं मांसपेशियों के द्वारा संपादित की जाने वाली क्रियाएं जो हैं उनके अंदर कौन कौन से डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग मतलब एबनॉर्मल साइकोलॉजी, और एबनॉर्मल साइकोलॉजी से पहले हम पढ़े नॉर्मल साइकोलॉजी। तो नॉर्मल साइकोलॉजी में आपने पढ़ा था कि नॉर्मल साइकोलॉजी मतलब किसका अध्ययन करना? बिहेवियर का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? बिहेवियर का। साइकोलॉजी का मतलब क्या हो गया? विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, मानव का स्वभाव जो होता है, वो कैसे बनता है? तो आपने कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर की मीनिंग से यदि आप पढ़ो तो आपको देखने को मिलेगा कि टोटल कितनी एक्टिविटी से मिलकर बनती है? 3 से। एक होती है कॉग्निटिव एक्टिविटी, एक होती है कॉग्निटिव एक्टिविटी, और एक होती है अफेक्टिव। ठीक है। तो अफेक्टिव जो है वो तो आपके इमोशन से संबंधित हो गया। अफेक्टिव जो हो गया, अफेक्ट इमोशन मूड से संबंधित हो गया। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया। दूसरा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मतलब सोचने समझने की क्षमता से, जैसे थिंकिंग हो गया, आपका अटेंशन हो गया। तो इनके बारे में भी हमने स्टडी कर ली। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो होती है कॉग्निटिव एक्टिविटी। वो कौन सी होती है? कॉग्निटिव एक्टिविटी। और कॉग्निटिव एक्टिविटी और अफेक्टिव एक्टिविटी, इन तीनों एक्टिविटी से मिलकर हमारे व्यवहार का निर्माण होता है। और बिहेवियर का निर्माण जो है इसका अध्ययन हम साइकोलॉजी में करते हैं। यदि व्यक्ति की कॉग्निटिव एक्टिविटी और अफेक्टिव एक्टिविटी में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आ जाता है, मानो व्यक्ति को मानसिक बीमारी हो गई है, तो उसमें हमने अफेक्टिव कॉग्निटिव पढ़ लिया। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉग्निटिव एक्टिविटी। तो कॉग्निटिव एक्टिविटी का मतलब हो गया मोटर एक्टिविटी। अपनी मांसपेशियों के द्वारा, मसल्स के द्वारा संपादित की जाने वाली जो भी क्रियाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? मोटर एक्टिविटीज या कॉग्निटिव एक्टिविटीज होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मसल्स के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी के अंदर कौन कौन सा डिस्टर्बेंस जो है वो आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो अपनी जो भी शरीर के अंदर जितनी प्रकार की एक्टिविटी की जाती हैं उनके अंदर 3 प्रकार से डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। 3 प्रकार से डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। जैसे कि या तो एक्टिविटी जो हैं वो इंक्रीज हो जाएं, या तो एक्टिविटीज इंक्रीज हो जाएं, या एक्टिविटी जो हैं वो डिक्रीज हो जाएं। इंक्रीज एक्टिविटी या फिर डिक्रीज एक्टिविटी या फिर डिसएक्टिविटी। डिसएक्टिविटी। आप देखोगे कि हमारे शरीर के द्वारा संपादित जो भी मोटर एक्टिविटीज हैं उनको आप कितने भागों में तोड़ देते हो? 3 भागों के अंदर। या तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब एबनॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं तो या तो एक्टिविटी इंक्रीज होंगी, या जो मोटर एक्टिविटीज हैं वो डिक्रीज होंगी, या फिर वो एबनॉर्मल हो जाएंगी। या क्या हो जाएंगी? वो एबनॉर्मल। तो इंक्रीज एक्टिविटी के अंदर तो आपने पढ़ा था कि मोटर एक्टिविटी इंक्रीज कब हो जाती है? कौन सी कंडीशन में? मेनिया। हमने पढ़ा था मेनिया की कंडीशंस के अंदर जो है वो व्यक्ति की मोटर एक्टिविटीज क्या हो जाती हैं? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती हैं? इंक्रीज हो जाती है। ऐसे डिक्रीज एक्टिविटी, ऐसे कौन सा डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर व्यक्ति की मोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है? तो आपने पढ़ा था डिप्रेशन। जब व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन की कंडीशन में होता है तो उसकी मोटर एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो मेनिया और डिप्रेशन जो है वो मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर है, जिनको हम आगे जो है वो दूसरी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिसएक्टिविटीज। किसकी बात करेंगे हम? डिसएक्टिविटी बोले तो एबनॉर्मल एक्टिविटी। तो जब व्यक्ति को किसी प्रकार की मानसिक बीमारी हो जाती है तो उसके अंदर कई सारी एबनॉर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, जो हम एक एक करके अब पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो डिसएक्टिविटी में सबसे पहले आप
एक्टिविटी जो आप पढ़ने जा रहे हो उसके अंदर आप सबसे पहले पढ़ोगे, आप याद करो RNA-CVS, इसके हिसाब से आपकी डिस एक्टिविटी बनती है। R फॉर रिपीटियस एक्टिविटी, R फॉर रिपीटियस, रिपीटियस एक्टिविटी, रिपीटियस एक्टिविटी। या तो किसी एक्टिविटी को आप बार बार क्या करोगे, रिपीट करोगे। नेगेटिविज्म, नेगेटिविज्म, नेगेटिविज्म या फिर नेगेटिविज्म, आपको जो काम करना है उसके जस्ट अपोजिट नेगेटिविज्म, उल्टा काम आप कर सकते हो। ए फॉर क्या हो जाएगा फिर, RNA, R फॉर होगी रिपीटियस एक्टिविटीज, N फॉर नेगेटिविज्म, और A फॉर क्या हो गया, ऑटोमेटिक बिहेवियर। क्या हो गया, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक बिहेवियर। आप क्या करोगे, ऑटोमेटिक बिहेवियर करोगे। या C फॉर क्या हो गया, C फॉर जो हो गया वो कंपल्सन, कंपल्सिव एक्टिविटी, एक्टिविटी। V फॉर क्या हो गया, वॉयलेंस, वॉयलेंस, और S फॉर सुसाइड। तो डिस एक्टिविटी को आप कॉमनली इतने भागों में तोड़ देते हो। सबसे पहला आप पढ़ोगे R फॉर रिपीटियस एक्टिविटी। जब आपको किसी प्रकार की मानसिक बीमारी हो जाती है तो कई सारी क्रियाएं जो हैं वो आप रिपीट करने लग जाते हो, कई सारी क्रियाएं जो हैं वो आप क्या करने लग जाते हो, रिपीट करने लग जाते हो। इन रिपीटियस एक्टिविटीज को आप स्टीरियोटाइप एक्टिविटी के नाम से भी जानते हो, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। इन्हीं रिपीटियस एक्टिविटी को आप किस नाम से जानोगे, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप, स्टीरियो यानी सेम, सेम प्रकार की एक्टिविटी। तो सेम प्रकार की एक्टिविटी आप बार बार कर रहे हो तो वह होगी रिपीटियस एक्टिविटी। अरे एक ही काम को यदि आप बार बार कर रहे हो तो वह रिपीट हो गया, तो स्टीरियोटाइप एक्टिविटी याद रह जाएगा। दूसरा नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म क्या हो गया, नेगेटिविज्म जो है इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिविज्म में क्या होगा कि पेशेंट जो है वो जस्ट अपोजिट, नेगेटिव, उल्टा, नेगेटिव नकारात्मक, जस्ट अपोजिट। इसके अंदर बंदा क्या करेगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। व्यक्ति को कोई काम दिया जा रहा है, कोई एक्टिविटी उसे दी जा रही है कि आपको मुट्ठी बंद करनी है तो वह मुट्ठी खोल लेता है। आप बोलोगे कि मुट्ठी को खोलो तो वह मुट्ठी को बंद कर लेता है। आप बोलोगे मेरे पास आओ तो वह दूर जाने का प्रयास कर रहा है। एक्टिविटी आपने कोई दी, मोटर एक्टिविटी, बंदा क्या कर रहा है, नेगेटिविज्म, जस्ट अपोजिट क्रिया कर रहा है। वजह मेंटल इलनेस। ऑटोमेटिक बिहेवियर, कुछ क्रियाएं ऑटोमेटिकली, कैसी, ऑटोमेटिकली रिपीटियस एक्टिविटीज करते हो। जैसे मैं जैसा कर रहा हूं मुझे देख के कोई बंदा भी वैसा ही कर रहा है, ठीक है, वो होगी ऑटोमेटिक बिहेवियर, ऑटोमेटिक, स्वतः ही। नेक्स्ट होगी कंपल्सिव एक्टिविटी। तो कंपल्सन का मतलब तो आपने पढ़ा था, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर, ओसीडी जो है वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर हम पढ़ ले ऑब्सेशन तो आपने कहां पढ़ा, थॉट डिसऑर्डर के अंदर पढ़ा था कि अनवेलकम आइडियाज जो हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर आते हैं, हम उन्हें बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, फिर ऐसे विचार हमारे अंदर आ जाते हैं, फिर बार बार जब विचार ऐसे आएंगे तो हम बार बार वैसा ही काम करने का प्रयास करेंगे। तो जो कंपल्सिव एक्ट हो गया, एक्ट यानी क्रिया। ऐसे ही वॉयलेंस मतलब आक्रामक व्यवहार, बहुत ज्यादा अग्रेसिव व्यवहार। और सुसाइड आपने कहा कि अपने द्वारा अपने आप को मारना। अब हम एक एक के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें रिपीटियस एक्टिविटी या स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। सबसे पहले हम बात कर लें रिपीटियस एक्टिविटी या स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। आपको याद रह जाएगा RNA-CVS। अब एक एक के बारे में पढ़ लें। सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं रिपीटियस एक्टिविटी या स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। एक ही प्रकार की एक्टिविटी, एक ही प्रकार की क्रिया। तो एक ही प्रकार की एक्टिविटी, एक ही प्रकार की क्रिया, जो किसी भी क्रिया का निर्माण जो है वो तीन प्रकार से हो रहा है। किस किस से, पोजीशन, मूवमेंट, मूवमेंट और स्पीच। क्या क्या हो रहा है, किसी भी एक्टिविटी का निर्माण किन किन चीजों से हो रहा है, पोजीशन, मूवमेंट और स्पीच। तो यदि स्टीरियोटाइप आपकी एक्टिविटी है उसके अंदर आपको स्टीरियोटाइप पोजीशन देखने को मिल सकती है, स्टीरियोटाइप मूवमेंट देखने को मिल सकता है और स्टीरियोटाइप स्पीच देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में, स्टीरियोटाइप का मतलब रिपीटिटियस, तो पोजीशन,
कॉन्स्टेंट एक ही पोजीशन, लगातार यदि आप एक ही पोजीशन बनाए रखते हो, बार बार एक ही मूवमेंट कर रहे हो और बार बार एक ही आवाज आप बोल रहे हो। जैसे कि सबसे पहले हम स्टीरियोटाइप पोजीशन के अंदर बात करें तो स्टीरियोटाइप पोजीशन में आपको देखने को मिलेगा कि व्यक्ति जो है वह लगातार एक ही पोजीशन जो है उसके अंदर रहता है, उसे आप बोलोगे कैटालेप्सी। कैटालेप्सी, कैटालेप्सी या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, कैटालेप्सी या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर व्यक्ति जो है वह क्या करता है, स्टीरियोटाइप पोजीशन शो करता है। स्टीरियोटाइप पोजीशन का मतलब हो गया एक समान पोजीशन जो है वह व्यक्ति शो करेगा। जैसे कि किसी की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में पेशेंट जो है वो एक पोजीशन में बैठ गया, चाहे वह पोजीशन उसके लिए कंफर्टेबल हो या नहीं हो, यदि लंबे समय तक कोई व्यक्ति एक ही पोजीशन के अंदर बैठा है तो वह क्या हो गया, कैटालेप्सी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी शब्द किसके लिए काम में लिया जाता है, गोंद के लिए, शहद के लिए, ठीक है। तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं सेम फ्लेक्सिबिलिटी, तो एक तरह की पोजीशन जो है वो व्यक्ति के अंदर बन गई है, घंटों तक, कई मिनटों तक व्यक्ति जो है वो एक ही पोजीशन के अंदर रहता है, उसे पता भी नहीं चलता कि ये पोजीशन मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, उसे आप बोलोगे वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर कैटालेप्सी। व्यक्ति जो है वह एक बार जैसे बैठ गया, उसी अवस्था के अंदर जो है वो कई मिनटों कई घंटों तक बैठा हुआ है, उसी पोजीशन के अंदर व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वह होगी स्टीरियोटाइप पोजीशन। याद रह जाएगा, स्टीरियोटाइप पोजीशन के अंदर व्यक्ति जो होता है वह लंबे समय तक एक समान मुद्रा के अंदर, एक समान पोजीशन के अंदर बैठा रहता है, जिसे आप मेडिकली टर्म में बोलोगे कैटालेप्सी या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। यही एक वर्ड, एक टर्म जो है वो आपको और देखने को मिलेगी, वो होती है कैटालेप्सी। तो हो गया कैटाप्लेक्सी, ठीक है। तो कैटालेप्सी के अंदर जो है वह क्या करता है, बंदा एक ही कांस्टेंट पोजीशन रखता है, और कैटाप्लेक्सी जो होता है, कैटाप्लेक्सी जो होता है, प्लेक्सी, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, सेरेब्रल पाल्सी आपने पढ़ा, तो पाल्सी के अंदर होता क्या है, इनवॉलेंट्री या टेम्परेरी तौर पर मसल जो है वो वीक हो जाती है, टेम्परेरी तौर पर क्या हो जाती है, मसल वीक हो जाती है, इनकी वजह से भी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अचानक आपको पता चला कि आपके किसी प्रिय की मृत्यु हो गई, तो जैसे ही आपको पता चला कि किसी प्रिय की मृत्यु होगी, आप कॉन्स्टेंटली जो है वो अचानक एक ऐसी मुद्रा के अंदर आ जाते हो, आपकी मसल जो है वो कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देती है, ठीक है, और आप एक विशेष मुद्रा के अंदर बैठ जाते हो और उसी मुद्रा के अंदर घंटों तक रहते हो, तो वह तो होगी कैटाप्लेक्सी, और ये कैटालेप्सी और वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो होगी स्टीरियोटाइप पोजीशन। याद रह जाएगी, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी के अंदर हम स्टीरियोटाइप पोजीशन पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा है कैटालेप्सी या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि कैटालेप्सी या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कंडीशन जो है वो कौन सी स्थिति में देखने को मिलेगी, तो सीधा सा आपका जवाब होगा स्टुपर जो भी सिजोफ्रेनिया है उनके अंदर, या कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट है उनके अंदर जो है ये पोजीशन देखने को मिलती है। अब बात करें हम स्टीरियोटाइप मूवमेंट, अब हम बात करें स्टीरियोटाइप मूवमेंट, तो स्टीरियोटाइप का मतलब तो यही हो गया, सेमी रिपीटियस मूवमेंट, एक जैसे ही मूवमेंट, ठीक है, बार बार एक जैसे ही मूवमेंट करना। रिपीटियस मूवमेंट विद फंक्शनल सिग्निफिकेंस इज आल्सो कॉल्ड मैनरिज्म। क्या हो गया, मैनरिज्म। यदि आप जो है सिग्निफिकेंस के साथ, यदि सिग्निफिकेंस और नॉन सिग्निफिकेंस, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। कितनी चीजों का ध्यान रखना है, दो चीजों का। एक तो होता है सिग्निफिकेंस, मतलब फंक्शनल सिग्निफिकेंस, संबंधित होना चाहिए, क्रिया से संबंधित यदि आप मूवमेंट कर रहे हो, यदि आप एक तो क्रिया से संबंधित जो है वो मूवमेंट कर रहे हो, और एक क्रिया से संबंधित मूवमेंट नहीं कर रहे हो। एक तो क्या कर रहे हो, क्रिया से संबंधित मूवमेंट कर रहे हो, तो क्रिया से संबंधित मूवमेंट कर रहे हो, वो तो क्या हो गया, मैनरिज्म, वो तो क्या हो गया, मैनरिज्म, वह तो हो गया मैनरिज्म। मैनरिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर व्यक्ति जो है वह रिपीटियस मूवमेंट शो करता है विद सम फंक्शनल सिग्निफिकेंस, कोई क्रिया, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं, तो बार बार बोल रहा हूं, तो बार बार जो मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी एक क्रिया जो है वो कैसी होनी चाहिए, फंक्शनल सिग्निफिकेंस, कैसी होनी चाहिए, फंक्शनल सिग्निफिकेंस। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मेरे होठ जो है वो सूख रहे हैं, अब मैं इन्हें गीला करने के लिए बार बार जो है वो होठों के ऊपर जो है वह जीभ फेर रहा हूं, तो बार बार मैं, यदि बार बार आपने देखा कि मैं होठों के ऊपर जीभ फेर रहा हूं, पर ये जीभ फेरना क्या है, सम फंक्शनल सिग्निफिकेंस, कुछ हद तक ये क्रिया से संबंधित है। बार बार मैं बोल रहा हूं, एक घंटे तक मैं लगातार बोल रहा हूं, तो मेरी क्रिया के हिसाब से जो है
वह होठ सूख जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, बार बार इन्हें गीला करने का प्रयास करूंगा। तो ये हो गया मैनरिज्म। मैनरिज्म का मतलब हो गया रिपीटियस मूवमेंट विद सम फंक्शनल सिग्निफिकेंस। और ऐसे ही रिपीटियस मूवमेंट विद नॉट सिग्निफिकेंस, बिना किसी सिग्निफिकेंस के यदि मैं क्या कर रहा हूं रिपीटियस मूवमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, स्टीरियोटाइपिज्म। स्टीरियोटाइपिज्म। तो स्टीरियोटाइपिज्म के अंदर भी क्या होते हैं, रिपीटियस मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिपीटियस मूवमेंट होते हैं, लेकिन विदाउट सिग्निफिकेंस, बिना किसी सिग्निफिकेंस के अंदर, बिना किसी सिग्निफिकेंस के अंदर। जैसे कि आप किसी शादी ओकेजन के अंदर बैठे हुए थे, वहां पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, कोई काम नहीं था, फिर बार बार फिर भी आप जो है वो अपनी स्लीव्स को ऊपर कर रहे थे, रिपीटियस मूवमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रिपीटियस मूवमेंट। या बार बार जो है वो आप अपने बालों के अंदर जो है वो हाथ घुमा रहे थे, रिपीटियस मूवमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रिपीटियस मूवमेंट, बार बार उसी मूवमेंट को कर रहे थे जो कि क्या नहीं था, फंक्शनल सिग्निफिकेंस नहीं था, उसका कोई तर्क नहीं था। वहां पे कोई जरूरी नहीं था कि आप शादी के अंदर या किसी प्रोग्राम में बैठे हुए हो, वहां पे बार बार बालों के अंदर हाथ लगाओ। यदि हाँ आपके बाल खराब हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे बालों में हाथ लगाना चाहिए, और किसी काम के लिए यदि आप बार बार जैसे हवा में चल रहे हो और फिर बार बार आप अपने बालों को सही कर रहे हो, बालों में हाथ घुमा रहे हो, तो वह तो हो गया मैनरिज्म। और यदि विदाउट सिग्निफिकेंस काम कर रहे हो तो वह हो गया स्टीरियोटाइपिज्म। याद रह जाएगा, सिंपल सा याद रखना है। रिपीटियस मूवमेंट तो आपको याद रखना ही है, लेकिन रिपीटियस मूवमेंट के अंदर भी विद सिग्निफिकेंस और विदाउट सिग्निफिकेंस, एक सम फंक्शनल सिग्निफिकेंस के अंदर यदि आप काम कर रहे हो, रिपीटियस बार बार वही काम कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति बार बार बोल रहा है, लगातार 1 घंटे तक बोल रहा है, तो बार बार अपनी होठों को जो है वह जीभ से गीला कर रहा है। दूसरा आपने कहा स्टीरियोटाइपिज्म, इसके अंदर आपने कहा कि बिना विदाउट क्लिनिकल या फिर फंक्शनल सिग्निफिकेंस के भी व्यक्ति जो है वह रिपीटियस मूवमेंट करता है। अब बात कर लेते हैं हम स्टीरियोटाइप स्पीच। क्या बात करते हैं, स्टीरियोटाइप स्पीच। एक स्पीच, एक सेंटेंस जो है, एक वाक्य जो है, उसके अंदर, उस सेंटेंस के अंदर बार बार आप रिपीटियस वर्ड या रिपीटियस फेरिक्स का आप प्रयोग कर रहे हो, एक शब्द का आप जो है एक कथन के अंदर प्रयोग कर रहे हो, इसे आप बोलोगे वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन के अंदर क्या होता है, वर्बिग्रेशन के अंदर एक कथन के अंदर व्यक्ति जो है वह बार बार उन शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे कि हाँ समझ आ गया, इसका मतलब ये होता है समझ आ गया। आगे हम बात करते हैं, यहां तक समझ आ गया, मतलब समझ आ गया। हर एक सेंटेंस के बाद में जो है वो किसका शब्द, किसी एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो वह क्या हो गया, वर्बिग्रेशन। वह क्या हो गया, वर्बिग्रेशन। वह क्या हो गया, वर्बिग्रेशन। मतलब रिपीटियस वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रिपीटियस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। एक स्पेसिफिक सेंटेंस के अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड का प्रयोग यदि मैं कर रहा हूं तो वह हो गया वर्बिग्रेशन। जैसे मुझे कोई भी बात करनी थी, ठीक है, जैसे मुझे कोई भी बात करनी थी तो मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, मुझे ये बात करनी थी, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। मतलब हर वर्ड के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर यदि मैं किसी एक स्पेसिफिक शब्द का प्रयोग बार बार रिपीटियसली कर रहा हूं तो वह हो गया वर्बिग्रेशन। वह क्या हो गया, वर्बिग्रेशन। याद रह जाएगा। यदि लगातार एक ही पोजीशन के अंदर पेशेंट रहता है वह तो कैटालेप्सी या वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाएगी। यदि व्यक्ति रिपीटियस मूवमेंट करता है तो उसे मैनरिज्म कहा जाता है। यदि व्यक्ति रिपीटियस स्पीच कर रहा है तो उसे वर्बिग्रेशन का नाम देते हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके कुछ रिपीटियस एक्टिविटी या स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज। स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज के अंदर समझ आ जाएगा। चलो आगे हम बात करें आर एन। आर के बाद में आपने क्या पढ़ा था, एन, नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म, नेगेटिविज्म मतलब जस्ट अपोजिट, मतलब जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। आप क्या करोगे, जस्ट उल्टी एक्टिविटी। आप कैसी मोटर एक्टिविटी, डिस एक्टिविटी मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी। आप जस्ट अपोजिट एक्टिविटीज कर रहे हो तो वह क्या हो गया, नेगेटिविज्म। वह कौन सा हो गया, नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म के अंदर पेशेंट जो है वह मानसिक बीमारी की वजह से क्या कर रहा है, जस्ट अपोजिट एक्टिविटी कर रहा है। जैसे मुझे बोला गया कि बेटा हाथ को खोलो तो मैं हाथ को, मुट्ठी को कसकर पकड़ लेता हूं। जैसे मुझे कहा गया कि मुट्ठी जो है वो बंद करो तो मैं मुट्ठी को खोल देता हूं। मुझे कहा गया कि बेटा ये चीज उठाओ मेरे पास लाओ तो मैं उसे उठाकर दूर लेकर जा रहा हूं। मतलब जस्ट अपोजिट क्रिया यदि कोई व्यक्ति कर रहा है, क्रिया मोटर एक्टिविटी, तो वह हो जाएगा नेगेटिविज्म। वह क्या हो जाएगा, नेगेटिविज्म। ऐसे आगे आपने पढ़ा था आर एन ए। ए फॉर क्या पढ़ा था आपने, ऑटोमेटिक बिहेवियर। ए फॉर क्या पढ़ा था, ऑटोमेटिक बिहेवियर, ऑटोमेटिक बिहेवियर, ऑटोमेटिक बिहेवियर।
ऑटोमेटिक बिहेवियर मतलब स्वतः होने वाली स्वभाव, ठीक है, स्वतः होने वाला स्वभाव या स्वतः होने वाली क्रिया। अब इसके अंदर भी आप पढ़ोगे कि होता क्या है, एक्टिविटी करनी है। क्या करनी है? एक्टिविटी करनी है। तो एक तो हम किसी को देखकर उससे से एक्टिविटी करें, एक हम किसी के शब्दों को सुनकर उस जैसे शब्दों का प्रयोग करें, या एक अपने ही शब्दों का हम रिपीटेशन करें। तो इसके अंदर भी आपको 2-3 डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। इकोलेलिया, इकोलेलिया, दूसरा होता है इकोफ्रेक्शिया, 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 और तीसरा हो गया पैलिलेलिया, पैलिलेलिया, ठीक है। इकोलेलिया, इकोफ्रेक्शिया और पैलिलेलिया, ये 3 जो हैं वो डिसऑर्डर आपको देखने को मिलते हैं। कहां? मोटर एक्टिविटी। यदि दूसरों के शब्दों को हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आप क्या काम करते हो, आप क्या काम करते हो, जैसा आप बोल रहे हो पेशेंट भी वैसे ही शब्दों का प्रयोग कर रहा है। जैसे शब्दों का प्रयोग आपने किया, पेशेंट भी ऑटोमेटिक बिहेवियर आपके सामने सेम वैसा ही बिहेवियर कर रहा है। जैसे शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हो वैसे ही शब्दों का यदि पेशेंट प्रयोग करता है तो वह तो हो गया इकोलेलिया। जैसा आप बोलते हो, जैसा आप बोलते हो मतलब दूसरा व्यक्ति जैसा बोलता है, अदर पर्सन, दूसरा व्यक्ति जो है वो जैसा बोल रहा है, यदि पेशेंट भी वैसा ही बोल रहा है तो वह क्या हो जाएगा? इकोलेलिया। वह क्या हो गया? इकोलेलिया। दूसरा है इकोफ्रेक्शिया। दूसरा कौन सा है? इकोफ्रेक्शिया। इकोफ्रेक्शिया के अंदर दूसरा व्यक्ति जैसे एक्टिविटी करता है, एग्जामिनर जो है वो जैसी एक्टिविटी करता है, पेशेंट भी वैसे ही एक्टिविटी करता है। जैसे मैं बार बार होठों के ऊपर जीभ घुमा रहा हूं तो पेशेंट भी वैसा ही कर रहा है। मैं बार बार जो है वह थूक को निगल रहा हूं तो पेशेंट भी ऐसा ही कर रहा है। मैं बार बार अपने बालों के अंदर हाथ लगा रहा हूं तो पेशेंट भी वैसा ही कर रहा है। तो यहां पे हो गया रिपीटेटिव एक्टिविटी। रिपीटेड एक्टिविटी कैसी? जैसा अदर पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति जैसी एक्टिविटी कर रहा है, यदि वैसी एक्टिविटी पेशेंट करता है तो इकोफ्रेक्शिया हो गया। दूसरा व्यक्ति जैसा बोल रहा है, पेशेंट वैसा ही बोल रहा है तो वह इकोलेलिया हो गया। और जैसा पेशेंट के पास खुद के शब्दों को बार बार बोल रहा है, खुद के ही शब्द हैं और खुद के ही शब्दों को यदि व्यक्ति बार बार बोल रहा है तो वह पैलिलेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैलिलेलिया के अंदर क्या होगा? पेशेंट खुद के ऑन वर्ड्स, खुद के वर्डों को, ऑन वर्ड्स, आपके खुद के जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों को व्यक्ति जो है वह बार बार रिपीट कर रहा है तो वह हो गया पैलिलेलिया। याद रह जाएगा। ऑटोमेटिक बिहेवियर के अंदर भी रिपीटियस से ही होता है, उसके अंदर भी क्या होती है? एक्टिविटी रिपीटियस होती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को देखकर वैसा बोल रहे हैं, इकोलेलिया। दूसरे व्यक्ति को देखकर वैसी क्रिया कर रहे हैं, इकोफ्रेक्शिया। और अपने ही वर्डों को हम बार बार यूज कर रहे हैं, वह हो गया पैलिलेलिया। तो यह हो गया कुछ ऑटोमेटिक बिहेवियर। आपने अब तक पढ़ा कुछ रिपीटियस एक्टिविटी, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, जिसमें आपने स्टीरियोटाइप पोजीशन पढ़ ली, स्टीरियोटाइप मूवमेंट पढ़ लिए और स्टीरियोटाइप स्पीच पढ़ा। उसके बाद में आपने पढ़ा नेगेटिविज्म, मतलब पेशेंट जो है वो जस्ट अपोजिट काम करता है। अब आप पढ़ने जा रहे थे ऑटोमेटिक बिहेवियर। इसके बाद में आपने पढ़ा सी, कंपल्सन। कंपल्सन 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 या कंपल्सिव एक्टिविटी जो होती है, कंपल्सन या कंपल्सिव एक्टिविटी जो होती है वो किसकी वजह से क्रिएट होती है? ऑब्सेशन की वजह से। किसकी वजह से? ऑब्सेशन की वजह से। और ऑब्सेशन जो है वो आपने थिंकिंग डिसऑर्डर में पढ़ा था। यदि आपने ऑब्सेशन नहीं पढ़ा तो आप हमारा पहले वाला वीडियो थिंकिंग डिसऑर्डर का वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है। तो ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन के अंदर जो है वह अनवेलकम आइडियाज आते हैं। आप किसी चीज के बारे में सोच नहीं रहे, आप किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहे, जैसे आप क्लास के अंदर बैठे थे, बैठे बैठे आप पढ़ रहे थे आराम से, अचानक से आपके दिमाग में अनवेलकम आइडियाज आता है कि यार मैंने रूम को लॉक किया था या नहीं किया था, मैंने रूम को लॉक किया था या नहीं किया था। ठीक है, अब अचानक से अनवेलकम आइडिया, फिर आप कोशिश करते हो, आप उन्हें कोशिश करते हो कि मैं इन्हें बाहर भेज दूं, तो आप उन्हें भुलाने का प्रयास करोगे कि ये विचार जो है वो मेरे दिमाग से बाहर चले जाएं, और आप फिर से पढ़ाई में ध्यान करते हो। लेकिन कुछ एक सेकंड के बाद में जो है वो विचार दोबारा आपके दिमाग के अंदर आ जाते हैं। मतलब आप सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली जो है वो उन विचारों को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकते, और बिना बुलाए वो विचार आए हैं। तो फिर क्या करोगे? फिर फाइनली जब आपके दिमाग के अंदर यही विचार आए जाएंगे तो फिर आप उसी के हिसाब से रिपीटेटिव एक्टिविटी करोगे। जैसे रिपीटेटिव अनवेलकम आइडियाज आपके दिमाग के अंदर आएंगे, यदि आप उसी के अनुसार काम करोगे, एक्ट करोगे, क्रिया करोगे, तो वो होगा कंपल्सन। वह क्या कहलाएगा? कंपल्सन। तो याद रह जाएगा, ऑब्सेशन क्या है?
थॉट डिसऑर्डर, याद रखना ऑब्सेशन जो है वह थॉट डिसऑर्डर है और कंपल्सन जो है वो मोटर एक्टिविटी का डिसऑर्डर है। इसके अंदर रिपीटेटिव क्रिया होती है और इसके अंदर जो है वो रिपीटेटिव थॉट आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि रिपीटेटिव अनवेलकम आइडियाज आ रहे हैं और उसके अनुसार यदि हम रिपीटेटिव क्रिया कर रहे हैं तो वह कंपल्सन होगा। वह क्या होगा? कंपल्सन होगा। और ऐसे ही यदि हम रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहे हैं तो आपने कहा था कि मैनरिज्म हो गया, ऐसे ही यदि आप रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहे होगे तो वो क्या हो गया? मैनरिज्म हो गया। ठीक है, तो आपने कहा कि यदि अनवेलकम आइडियाज के आधार पर यदि आप जो है वो रिपीटेटिव एक्टिविटी करोगे तो वह क्या हो जाएगा? कंपल्सन हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? कंपल्सन हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने कहा कि आपको लग रहा है, जैसे ही आप खाना खाने बैठे उससे पहले आपको लगा कि यार मेरे हाथ गंदे हैं, ठीक है, और जनरली लगना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप जो है वो किसी सेमिनार के अंदर बैठे हैं और उस समय आपके दिमाग के अंदर बिना सोचे अनवेलकम आइडिया आ गया कि मेरे हाथ जो है वो गंदे हैं, विचार आ गया, क्या करोगे? कोशिश करोगे विचार को बाहर निकालने की, मैं सेमिनार में बैठा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर दोबारा विचार आया, तीसरी बार विचार आया, चौथी बार विचार आया, मतलब आप उस विचारों को बाहर नहीं निकाल पाए। फिर फाइनली आपने क्या किया? वैसी ही क्रिया की, आपने हाथ धोए, ठीक है, सेमिनार में उठ गए और आप हाथ धोने चले गए, आकर बैठ गए, आकर सेमिनार में बैठे 10, 15, 20 मिनट हुई थी, फिर आपके दिमाग में विचार आया कि यार मेरे हाथ गंदे हो सकते हैं, मुझे बीमारी हो सकती है। फिर आप दोबारा गए, हाथ धोने लग गए, फिर 20 मिनट बाद में आप दोबारा हाथ धो रहे हो। ऐसे जैसे आपके पास पैसे थे, आप रिकाउंटिंग बार बार पैसों को काउंट कर रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में विचार आ रहा है कि यार रुपए कम है, ठीक है, फिर आप गिनने लगे, ठीक है, फिर विचार आया कि रुपए कम है, फिर आप गिनने लगे, मतलब विचार आया वैसा काम किया, विचार आया वैसा ही काम कर रहे हो। तो ये हो गया ऑब्सेसिव और ये हो गया कंपल्सन। याद रह जाएगा, ऑब्सेशन थॉट डिसऑर्डर है, कंपल्सिव जो है वो एक्टिविटी डिसऑर्डर है। पर ध्यान रखना, ऑब्सेशन के आधार पर ही हमेशा कंपल्सिव एक्ट होता है। ये था आपका कंपल्सन। अब बात करते हैं वॉयलेंस। कई बार क्या होता है कि जब हमें एंजाइटी हो रही है, जब हमें क्या हो रही है? एंजाइटी, तो हम हार्मफुल एक्टिविटी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हार्मफुल, वॉयलेंस, हार्मफुल एक्टिविटी, ठीक है, क्या करेंगे? हार्मफुल एक्टिविटी, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटी हम जो है वो कर सकते हैं, उसे आप बोलोगे वॉयलेंस, हिंसा जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है। अग्रेसिव स्वभाव जो आपका होता है उसे आप वॉयलेंस बोलोगे। ये भी किसके अंदर आता है? डिसएक्टिविटी के अंदर। किसके अंदर आता है? डिसएक्टिविटी के अंदर। जैसे कि आप क्लासरूम के अंदर बैठे थे, क्लासरूम के अंदर बैठे थे, टीचर ने आपको डांट दिया, तो टीचर ने आपको डांट दिया तो आपने खुशी उठाई और फेंक दी, मतलब क्या? वॉयलेंस, हिंसात्मक काम कर लिया आपने। क्या किया? हिंसात्मक काम। आपका डिसएक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी, काम तो मसल से किया है, तो मोटर एक्टिविटी को, तो ये भी क्या होगी? एक डिसएक्टिविटी के अंदर। ये एबनॉर्मल एक्टिविटी थी, ये क्या थी? एबनॉर्मल एक्टिविटी, तो ये भी किसके अंदर आएगी? मोटर एक्टिविटी के डिसऑर्डर के अंदर ही। और फाइनली आपने पढ़ा सुसाइड। फाइनली आपने क्या पढ़ा? सुसाइड। सुसाइड का मतलब क्या होता है? एक फैटल एक्ट। सुसाइड का मतलब क्या होता है? एक फैटल एक्ट, ठीक है, जिसके अंदर व्यक्ति जो है वह खुद अपने आप को मारने का प्रयास करता है। यह भी एक एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी होती है और ये जो है वह एक साइकेट्रिक इमरजेंसी भी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे सुसाइड। अब तक की क्लास में आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि कौन कौन सी डिसएक्टिविटीज होती हैं जिनको आप डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड करते हो, क्योंकि जब हमें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी होती है तब हमें ये सारी एक्टिविटी जो हैं वो देखने को मिलती हैं। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। जय श्री कृष्ण।